हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इस टीचर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अगर आप लोग यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, टीजी2 की जो हमारी वैकेंसी आई हुई है इसकी तैयारी कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं आप डीआरडीओ, या हम कह सकते हैं रेलवे एएलपी इलेक्ट्रीशियन से अगर आप हो, लोको पायलट की तैयारी करते हो, तो ये क्लास जो है मैं आपको जो करवा रहा हूँ यह जो है एस के झा की न्यू बुक है। किसकी? एस के झा की न्यू बुक है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में उसके बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर ले। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सभी साथियों से मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना। क्या करना है? वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी सजेशन देना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना है। क्वेश्चन की सीरीज और बढ़ाई जाए या वीडियो की लेंथ और बढ़ाई जाए या क्या, जो भी आपका सजेशन हो मैं आप लोगों का कमेंट वेट करूँगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हाँ, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम को। और पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है? तो कितना रहता है वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो बताइए, 4 मिली एम्पियर, 9 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर या फिर 25 मिली एम्पियर। देखते हैं कितने हमारे ऐसे महान योद्धा हैं जो डीआरडीओ के, यूपीपीसीएल या फिर एएलपी के इसका सही आंसर देते हैं। देखो बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार और जानदार तरीके से बी आंसर, यानी जितने भी हमारे योद्धा बी आंसर लगा रहे हैं, 9 मिली एम्पियर जो होता है व्यक्ति की सुरक्षित रहने के लिए विद्युत धारा उपयुक्त रहता है। चलिए साथियों, इसका जल्दी से अपने कॉपी में फैक्ट भी अपने कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, चलिए पहला फैक्ट अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो लोग स्क्रीनशॉट कर ले। देखो पहला लिखिए अपनी कॉपी में, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप बोलेंगे एम्पियर होता है। अगर एम्पियर एग्जाम में ना आए, अगर आपसे छोटा छोटा जो मात्रक होता है वो होता है कूलम अपॉन सेकेंड, यानी कि अगर या तो आपको एम्पियर मिल जाएगा एग्जाम में या फिर आपको कूलम अपॉन सेकेंड भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा फैक्ट अपनी कॉपी में फटाक से लिखेंगे सभी साथी सभी ट्रेनिंग कि इलेक्ट्रॉन का वहां जो होता है हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर जाता है। जैसे ये एक वस्तु है, ये वस्तु, इसने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन का वहां हमेशा कैसे जाता है, ये रहा धन और ये रहा ऋण, तो उसने बोला ऋण से, मतलब कि यहाँ से इसमें इस तरीके से इसमें प्रवेश करेगा धन की ओर। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप लोग इस फैक्ट को, मैं तो यही कहूँगा इस फैक्ट को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऊपर वाला तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तीसरा फैक्ट है, विद्युत धारा एक क्या है? अदिश राशि है। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे मेरी बातों को, और सेम टू सेम आपको ऐसे ही सॉल्यूशन मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा सभी साथियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, जो हमारा मानव शरीर होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार, भाई साहब ये क्वेश्चन एएलपी का है, एएलपी का है कि नहीं? बोलोगे हाँ बिल्कुल, एएलपी, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ सारे मिक्स है इसमें, तो टेंशन मत लो भाई, धुआं धुआं करना है अपने को और बहुत ही बेहतरीन और जानदार तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताइए जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इसका मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, इसका सही आंसर क्या है? देखते हैं कितने लोग इसका सही कर रहे हैं, जल्दी बताइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। क्या बात है, 1000 ओम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब इसके फैक्ट लिख लीजिए। सबसे पहला फैक्ट जो है हमारा, और ये देखो ये जो फैक्ट है ना, ये वाला ऊपर वाला, भाई मैं कह रहा हूँ इसके जो फैक्ट मैं आप लोगों के सामने जो समक्ष पेश कर रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को सॉरी देखने को मिलेगा। ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। एक बार यहाँ से याद रखना,
ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान कैसा होता है, आप बताएंगे कि बढ़ता है। कभी ऊंचे घटता है, समान रहता है, तो आप बताएंगे जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन चालकता क्या होती है, चालकता ये क्या होती है, ये घट जाती है, इसके अपोजिट हो जाती है। एग्जाम में पूछ लिया जाए ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लेकिन प्रतिरोध चालकता क्या होती है, चालकता इसकी घट जाती है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट है विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है ना, ये विशिष्ट चालकता जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का कैसा होता है, आप बोलेंगे व्युत्क्रम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट जो मैंने आपको कराया ना, एक बोला ये, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाए विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोधक कैसा होता है, समान होता है, विलोमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप बताएंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ट्रेनिंग, जिन साथियों ने स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और जिनने कॉपी में नोट डाउन किया होगा वो लोग कॉपी में इसका नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। अब ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। देखो इसमें क्या बोला, 20 ओम, 20 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कैसे हैं, 20 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, लेकिन 3 प्रतिरोध को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया जाता है। मतलब कि ये इस तरीके से बनाया जाता है, एक यहाँ पर लगा देंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 प्रतिरोध हो गए। किन्हीं 2 छेदों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, हमें किन्हीं 2 छेदों पर कुल प्रतिरोध बताना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1 मिनट मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बता देता हूं। तो हमें देखो सबसे पहले याद रखना 10, अच्छा किन्हीं 2 का पूछा है, ठीक है। किन का पूछा, किन्हीं 2 छोरों का, 2 छोरों का पूछा, तो इसको जोड़ लें। तो 10 यहाँ भी था, कितना था, 20 इसका है, 20 इसका है, तो कितना हो गया 40। तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, मतलब किसमें, त्रिभुज में जोड़ा गया। तो बताइए कुल क्या पूछा गया, कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो मतलब कि उसने आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे मालूम, देखिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ये हमें क्या करना है, इसका करना है, कुछ नहीं। जब इन दोनों को 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया, 40 आया, तो 40 हम यहाँ पर रख लेंगे। दूसरा हमारा कितना है, 1/20 है। एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे सर एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट, एलसीएम कितना आएगा, 1 मिनट 40 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 से कम 40, यानी कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 20 दूनी 40, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 3/40, 3/40 हो जाएगा। ये क्या है हमारा, अभी 1/r के फॉर्म में है, लेकिन जब हम r का मान निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/3। अब 40/3 आंसर है, तो बिल्कुल सही, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा तो लगेगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको इसकी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, जल्दी से जिस किसी को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिसको भी करना है फटाफट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, आप लोग जल्दी से कर लीजिए फटाफट। चलिए कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, जिसको करना होगा स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 114 नंबर है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 10 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग बनाया जाता है। जैसे कि वर्ग कौन सा होता है, ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला कि चारों में एक वर्ग लगा के किन्हीं एक हो जाएगा 2 छोरों पर। अब इसमें भी दो छोरों पूछा गया। जब 2 छोरों पूछा गया, एक तो ये छोर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 2 छोरों को जब पूछा गया है तो एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। तो 10 10 20 20 और 1 30, तो 1/30, एक आ जाएगा 1/30 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल 30 आ जाएगा एलसीएम, बस कर लो। तो 30 से कम 30 और 10 3 30, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, तो 10 3 30, यहाँ 3, यानी कि 4/30। अब 4/30 आया, ये किसकी फॉर्म में था, हम बोलेंगे सर 1/r की फॉर्म में था। किसकी था, 1/r की फॉर्म में था। अगर आप r की फॉर्म
फॉर्म में था, इसको आर में जब ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर तो हमारा पलट देंगे 30/4। अब 30/4 कहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग देखिए 30/4 कहाँ पर है, सभी लोग बताएं। अब देखो एक ये भी कर सकते हैं। अब हमें जब 30/4 मिल नहीं रहा, अब क्या करें, सी ऑप्शन में है लेकिन 30/2 है, अब हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 4 का जब इसमें भाग दीजिए, 2 दूनी 4, ऊपर कितना आ जाएगा 15। अब 15/2 है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है कि नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल है। या हम कह सकते हैं 7.5, 2 का भाग दोगे तो 7.5 भी आ सकता है, तो इसलिए हमारा बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। चलिए ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आप लोग अपनी कॉपी में जो नोट डाउन करें, यहाँ से लिख लें, ये इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्ट कर लीजिए, आप लोग फटाफट बाद में कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है। P बराबर I² R, P बराबर वोल्टेज इंटू धारा, P बराबर वोल्टेज स्क्वायर अपॉन R यानी प्रतिरोध, या P बराबर I² बराबर I² अपॉन R। बताइए इसमें से हमें कौन सा गलत है वो बताना है। देखो हमेशा जो है पावर बराबर होती है I² अपॉन धारा, यानी वो I² मतलब धारा, धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, चलिए तो पहला वाला क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आगे क्या है, वो पावर बराबर वोल्टेज इंटू धारा, तो ये भी हमारा सही है। ये क्या हमारा सी वाला, पावर इंटू वोल्टेज स्क्वायर यानी अपॉन आर, यानी ये भी हमारा सही। लेकिन P बराबर I² अपॉन आर नहीं होता है, P बराबर I² इंटू आर होता है। I² इंटू आर है ना, I² इंटू आर यानी I² आर ए में है, तो लेकिन डी वाला हमारा क्या गलत हुआ। तो यही हमारा डी आंसर इज द राइट आंसर। जितने भी साथी डी आंसर लगा रहे हैं सभी लोगों का डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईमानदारी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया आपको, और ये क्वेश्चन किसी भी साथी का किसी भी प्रकार का गलत तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं सभी साथियों को एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने क्या बोला है, ये 116 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला है, उसने 116 नंबर क्वेश्चन पे बोला है कि आवृत्ति के घटने से, क्या बोला उसने, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात, जो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का जो इंडक्टिव प्रतिघात कैसा होता है वो हमें बताना है। जब भी आवृत्ति की घटा, मतलब कि एक परिपथ है उसमें एक इंडक्टिव हमारा लगा हुआ है, और जब उसमें हम आवृत्ति जब घटेगी तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम बोलेंगे बढ़ेगा या फिर घटेगा, या हम कैसे समान रहेगा। तो आप लोग क्या बताओगे, बताइए, सभी लोग बताएंगे जल्दी, सभी लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग 116 नंबर का क्वेश्चन करके आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कितने लोग इसका सही आंसर देंगे। तो हमेशा याद रखना, क्या याद रखना, आवृत्ति के, जब भी आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव क्या होगा, घटेगा। बिल्कुल सही, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए आंसर। चलिए फैक्ट पर लेके चलते हैं फटाक से। ए आंसर जितने भी लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए फैक्ट इसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताइए। मिली एम्पियर बड़ा है माइक्रो एम्पियर से, या फिर एम्पियर बड़ा है मिली एम्पियर से, या फिर देख सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, वो हमें बताना कौन सा इसमें सही है। चलिए 117 नंबर का जल्दी से कमेंट करेंगे फटाफट। तो इसमें से जो सही है, म्यू एम्पियर जो है, मिली एम्पियर जो बड़ा है किससे, म्यू एम्पियर से मिली एम्पियर बड़ा है। तो राइट ऑप्शन इज द डी आंसर। डी आंसर क्या है इसका, सही आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। चलिए अब ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएल 2018 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2 किलो ओम का मान क्या होता है। क्या यह क्वेश्चन बच्चा या साथी जो भी है हमारा, क्या इसको नहीं कर सकता है। 2 किलो समझ गए होगे ना, बिल्कुल 1 किलो 1000, 2 किलो 2000, सीधी सी बात है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। 118 का आप लोग कमेंट करें फटाफट जल्दी से। लेकिन कितने लोग इसका सही आंसर लगा देते हैं।
चलिए कमेंट करिए फटाफट। तो बिल्कुल सही, ए आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कांच की छड़ को जब सिल्क मतलब कपड़ा होता है ना, सिल्क कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस किस्म की विद्युत पैदा उसमें उत्पन्न होती है, पैदा होती है? गतिक विद्युत या स्थैतिक या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। देखो कांच है, कांच की छड़ को आपने किया भी होगा, ट्राई भी कर लेना, उसमें रगड़ना। उसने ये पूछा उसमें कौन सी जो विद्युत पैदा होती है, आप बोलेंगे सर उसमें होती है स्थैतिक विद्युत। ठीक है, स्थैतिक विद्युत, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो काफ़ी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं। थोड़ा सा इसका हम फैक्ट भी देखेंगे, जल्दी से सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। कांच के टुकड़ों को रेशम से घर्षण करने पर रेशम क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। यह यहाँ पर लिख लें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमेशा याद, जब भी हम उसमें रगड़ेंगे तो कौन सा उसमें आवेश उत्पन्न होगा, आप बोलेंगे सर उसमें ऋण आवेश। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन जल्दी से क्लियर करेंगे। यदि किसी आवेशित छड़ को कागज के टुकड़ों के पास लाया जाता है तो कागज के टुकड़े उस छड़ में चिपक जाते हैं, जबकि बिना आवेशित छड़ के नहीं चिपकते हैं। ये बात सही है। जल्दी से इस पॉइंट को भी स्क्रीनशॉट कर लो, कॉपी में लिख लो। इसको आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले तीसरा वाला जरूर करिए। विद्युत क्षेत्र अथवा आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बी आंसर इज द, मतलब सॉरी बी आंसर बोलने लगा, मतलब 3 पॉइंट हैं, तीनों आप लोग कर, ठीक है, अनुभव करता है और दूसरे में नहीं चिपकते हैं। और जो पहला वाला जो है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बताइए, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर लगे हुए हैं, यदि एक लैंप जल जाए या खराब हो जाए तो सभी लैंप जलते रहेंगे, धीमी रोशनी देंगे, प्रभावित नहीं होंगे, अधिक रोशनी देंगे या फिर बुझ जाएंगे? बताइए क्या होगा? यह क्वेश्चन IITI का हर एक बंदा लगा लेगा, बिल्कुल मुझे मालूम है हर एक IITI का बंदा यह क्वेश्चन आसानी से इसको कर सकता है। बताइए कर सकता है नहीं कर सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर इसको हम आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए क्या बात है भाई साहब, सभी लोगों ने आंसर दे दिया है, बी आंसर, बहुत बढ़िया, बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी ट्रेनी हमारे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। और हाँ, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो छोड़कर कोई नहीं जाएगा, जितना हो अपना सपोर्ट दिखाएं बस। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करिए, आपकी स्क्रीन पर हैं। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर जिन लोगों को नोट करना है नोट करिए। पहला फटाफट जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, घरों में विद्युत परपथ का जो कनेक्शन होता है, एग्जाम में एक बार नहीं 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे घर होते हैं उनमें जो हमारा कनेक्शन होता है, जो हमारा लाइट का होता है, बल्ब का होता है, पंखे का होता है, वो हमारा हमेशा हमेशा कैसा होता है, आप बोलेंगे समांतर क्रम में होता है। कैसा होता है? समांतर क्रम में होता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाए, जैसे हमारा पंखा का लाइट का सिस्टम खराब हो गया तो बल्ब फिर भी हमारा जलता रहता है। और हाँ, फ्यूज तार, जो फ्यूज तार होता है उसको हमेशा याद रखना, उसके अपोजिट में लगाते हैं, यानी कि किस में लगाते हैं, हम बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। दोनों फैक्ट जो हमारे हैं बहुत ही बेहतरीन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी साथियों से कहना चाहूँगा। ठीक है, 2 फैक्ट आपने लिख लिए होंगे। तीसरा फैक्ट भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फैक्ट है, जो समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में जो विद्युत धारा होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कैसा मान होता है, आप बोलेंगे अलग अलग, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों फैक्ट जो हैं मैं कहता हूँ आप लोगों से बहुत ही बेस्ट अपने आप में है। तीनों फैक्ट को एक बार मैं फिर रिवीजन करूंगा। घरों में विद्युत परिपथ का कनेक्शन कैसा होता है,
घरों में विद्युत कनेक्शन समांतर होता है, जो फ्यूज होता है फ्यूज को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, और समांतर क्रम संयोजन विद्युत धारा कैसा मान करता है, समांतर क्रम विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 6.0 वोल्टेज पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, बताइए। अब 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। V का मान हमारा इसमें कितना है, आप बोलेंगे सर V का मान हमारा 6 है, 6 है तो बिल्कुल है। और धारा का मान कितना है, आप बोलेंगे सर I का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1.2 है, तो हम कहेंगे बिल्कुल बात सही है। उसने क्या बोला, उसने प्रतिरोध बोला, और प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर V/I। होता है कि नहीं होता है, हम कहेंगे सर बिल्कुल होता है। चलिए भाई V का मान 6 है, धारा का मान कितना है, आप बोलेंगे सर 1.2 है। जब दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 है, 12 पंजे 60, 5 ओम हो गया विद इन सेकेंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। पहले इसका सोल्यूशन अगर देखना चाहो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करिए 122 नंबर पर, 122 नंबर करें। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी, 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो हमें इसमें बताना है। कितनी उत्पन्न होगी बताइए, सभी लोग कमेंट करें। आधे में पूछी है ना, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, आधे, तो इसका आधा कर दो, आधा इसका 30, राइट आंसर बी। कुछ है भाई, उसने इतनी भाषा लिख दी कि आप जब पढ़ोगे तो ये, लेकिन हम अगर थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगा लेंगे, उसने बोला है कि आधे प्रतिरोध, जब आधा प्रतिरोध बोला है तो हम क्या करेंगे, बी आंसर लगा देंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार और गजब तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फटाक से लेके चलते हैं। देखिए जल्दी से लिखेंगे सभी लोग, फैक्ट लिखेंगे। विद्युत परिपथ में ऊष्मा का मान विद्युत प्रतिरोध के कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। हम कहेंगे बिल्कुल, यानी H समानुपाती R। अब एक फैक्ट इसको लिखिए जल्दी से, प्रतिरोध को आधा करेंगे तो उसमें मान भी आधा हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब हम प्रतिरोध को आधा करेंगे तो उसमें मान भी हमारा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्थात जब हमारा 60 जूल ऊष्मा की जगह केवल 30 जूल ऊष्मा ही प्राप्त होगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आप लोगों को लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए जल्दी से सभी लोग पढ़िए एक बार। चलिए आपको लेके चलते हैं। ठीक है, काफी लोगों ने देखो, हाँ 30 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो तार में प्रवाहित धारा पूछिए। क्या पूछिए, धारा पूछिए। ठीक है, चलिए देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है। चलिए क्या बात है, यानी कि 123 का, वाह वाह, बी आंसर दे दिया आप लोगों ने। कैसे दिया, अच्छा मालूम क्या बोल दिया उसने, क्या पूछा, धारा पूछिए। धारा मतलब क्या होता है, यानी कि आई बराबर क्यू, कूलाम दिया क्यू अपॉन टी, यानी कि ये हो जाएगा आई बराबर क्यू अपॉन टी। भाई 30/3 कर देंगे, 3 दाएं 30, बी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, गजब। चलिए ये रहा इसका सॉल्यूशन, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। जिसको भी करना फटाक से कर लो, फटाक से, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही गजब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा एक्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। 50 वाट के 10 बल्बों को प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाता है, तब एक माह यानी 30 दिन में किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा खपत होगी, बताइए। तो कुछ नहीं, देखो किस में पूछा उसने, किलोवाट
ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा खपत कितनी होगी। तो पहले जितना आपको दिया है सब लिख लेंगे। 10 बल्ब 10 घंटे और 50 वाट कितने दिन, 30 दिन अपॉन 1000, ठीक है, ये कर लेंगे। अब 3 बिंदु है, 3 जीरो, ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे, इससे ये काट देंगे। 10 पना 50, 10 पना 50 क्या हो जाएगा, 10 पना 50 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 10 पना 50 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 10 पना 50। अब हम क्या करें, 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा, 150। तो राइट ऑप्शन कहाँ पे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा दिख रहा है बताइए। 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1500 नहीं होगा, 1500 नहीं हो, क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, 125 नंबर आपकी स्क्रीन पर ही है। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, करिए। चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 125 का, 125 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी आंसर, ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका फैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत, जिसको करना हो कर लो भाई, जिसको करना हो कर लो। चलिए चलिए हाँ बताइए। 126 क्वेश्चन करते हैं। प्रतिरोध पर यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, या लॉरेंस्ट विधि, रिले विधि, ओमनियम विधि, या व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, किसका प्रयोग करेंगे आप लोग बताएंगे जल्दी से सभी लोग, बताइए सभी लोग। 126 नंबर का कमेंट करेंगे। देखो काफी लोगों ने इसका आंसर, क्या आपने पढ़ा होगा ना, ये माना कौन से BSPSC मतलब क्या होता है मालूम, ये जो है ना बिहार पावर कॉर्पोरेशन लाइनमैन का क्वेश्चन है, ठीक है। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इसका फैक्ट अगर होगा तो आपको फैक्ट भी दिखा देते हैं। चलिए फैक्ट देखते हैं, ये रहा फैक्ट, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए फटाफट जल्दी से। व्हीट स्टोन ब्रिज में ब्रिज को संतुलित कहा जाता है, संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात किसमें हो, PYQ और R/R/QY इसमें फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में आई का मान जो होता है हमेशा याद रखना, वो शून्य या हम कह सकते हैं 0 होता है, ठीक है। ये बात भी आप लोगों को याद रखना। और गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर की धारा का मान का बतलाता है, मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो कितने धारा मतलब मान बता सकता है, उस ज़्यादा से ज़्यादा, या हम कह सकते हैं अगर एग्जाम में ये आ जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर गैल्वेनोमीटर धारा का मान बतला सकता है, या फिर बता सकता है या कह सकता है वो, ठीक है। चलिए तो इन सबको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेंज नियम निम्नलिखित में से संरक्षण के नियम का परिणाम है, मतलब जो लेंज का नियम है वो किसके नियम पर आधारित है बताइए। आवेश, प्रेरित धारा, ऊर्जा, या प्रेरित EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, बताइए। 127 नंबर का सभी लोग कमेंट करेंगे। तो लेंज का नियम हमेशा याद रखना ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, सभी लोग जानते होंगे, ये बात तो नॉर्मल बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको फैक्ट पर लेके चलते हैं, फटाफट इसको आप लोग लिखिए। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा होती है उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा होती है, यानी जो लेंज का नियम क्या कह रहा है इसमें, थोड़ा सा यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, अपने आप से उत्पन्न होती है। अच्छा ये बात है, ठीक है। चलिए दूसरा फैक्ट है, लेंज का नियम प्रतिपादन हेनरिक लेंज ने किया। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए लेंज का नियम किसने दिया, हेनरिक ने दिया। किसने दिया, हेनरिक ने दिया। और आवेश का कूलम क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तीनों फैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको मैं आपको बता दूं, ये वाला और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंस का नियम का जो प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताएंगे लेंस का नियम हेनरिक ने दिया। और आवेश का मात्रक कूलम होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन 128 नंबर है। तीन फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल जो हमारा होता है ना, न्यूट्रल तार, उसका रंग कैसा होता है? न्यूट्रल का पूछा गया 3 फेज में, बताइए सफेद, लाल, काला या फिर नीला, बताइए कैसा होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे 128 नंबर का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। देखो काफी ट्रेनी या हमारे ऐसे भाई साहब हैं जो बिल्कुल सी आंसर लगा रहे हैं, तो सी आंसर वाले सभी हमारे जितने भी साथी हैं सी आंसर लगा रहे हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और गजब। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। जो ट्रांसमिशन हमारी लाइन होती है ना, उसमें उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सबसे ऊपर का जो चालक होता है वो आर फेस चालक होता है, वाई फेस चालक होता है, या वी फेस चालक होता है, या अर्थ भूमि संपर्क चालक होता है? बताइए 129 नंबर का। सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे ऊपर वाला अर्थ वाला होता है, बहुत बढ़िया, अर्थ चालक होता है। क्या होता है? अर्थ। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए हमेशा याद रखना, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के सबसे ऊपर वाला कौन सा चालक होता है? अर्थ वाला होता है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध पदार्थ को खाली स्थान का होता है। जो अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को क्या होता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, एल्यूमिनियम या एजी मतलब चांदी, बताइए। सभी लोग कमेंट करेंगे 130 का। तो बिल्कुल सही, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन यानी कि नाइक्रोम। बी आंसर जितने भी हमारे ट्रेनिंग लगा रहे हैं सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। जितने भी हमारे साथी ऐसे हैं जो भाई बंधु जो नाइक्रोम लगा रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन हाँ टंगस्टन गलत है, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलते हैं। अगर इसका फैक्ट होगा वो हमें आप लोगों के लिए, चलिए हाँ लिखिए, फैक्ट लिखिए फटाफट। पहला फैक्ट जल्दी से सभी लोग लिखेंगे। नाइक्रोम निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है। जो नाइक्रोम निकल है वो किसकी मिश्र धातु है? तो आप बोलेंगे जो नाइक्रोम निकल जो है, नाइक्रोम निकल किसकी है? ये देखिए नाइक्रोम और ये निकल, ये सभी की सभी क्रोमियम की मिश्र धातु है। किसकी है? क्रोमियम की मिश्र धातु। देखो कैसे है मैं आपको बता दूं। नाइक्रोम यानी कि देखो यहाँ से देख लो, अगर एग्जाम में आ जाए तो क्रोमियम, तो क्रोमियम से नाइक्रोम क्रोम, और निकल क्रोमियम इससे आ जाएगा, ठीक है। तो निकल नाइक्रोम और निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है। आगे हमारा फैक्ट जो रहेगा ये रहेगा, यह अनचुंबकीय गुणों वाली होती है। कौन? नाइक्रोम। ये कैसा होता है? अनचुंबकीय गुणों वाली होता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला, इसका उपयोग प्रायः प्रतिरोधक बनाने में होता है। नाइक्रोम का प्रयोग प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लें, ठीक है। इन तीनों फैक्ट को अपनी कॉपी में लिख लें। एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ बहुत ही तेज से। नाइक्रोम निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है, और यह नाइक्रोम जो है वो अणुचुंबकीय गुणों वाली है। और इसका प्रयोग, नाइक्रोम का प्रयोग हम किस में करते हैं? हम बोले सर इसका प्रयोग प्रतिरोधक बनाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, यहीं तक हमारी सेवा थी आप तक, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लगभग अगर देखा जाए 30 क्वेश्चन से ऊपर ही थे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊं या फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊं, तो जो भी आपका सजेशन हो इनमें से हमें कमेंट करके बता देना है। हम आप लोगों का कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। और हाँ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। जो तैयारी करेगा, जो पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आपको लाइक लगता है लाइक कर देना, और कमेंट करके जो भी अच्छा खराब हो हमें सजेशन आप लोग जरूर देना, ठीक है। कमेंट का थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। देखो अच्छा करोगे तो मुझे खुशी होती है, बुरा करोगे तो ये लगता है कि हमने कहीं ना कहीं कमी रख दी है, तो और अच्छा करें, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय